कहानी का शीर्षक चोर। कहानीकार सादत हसन मंटो। मुझे बेशुमार लोगों का कर्ज अदा करना था और ये सब शराब नोशी की बदौलत था। रात को जब मैं सोने के लिए चारपाई पर लेटता तो मेरा हर कर्ज ख्वाह मेरे सिरहाने मौजूद होता। कहते हैं कि शराबी का ज़मीर मुर्दा हो जाता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे साथ मेरे ज़मीर का मुआमला कुछ और ही था। वो हर रोज़ मुझे सरजनिश करता और मैं खफीफ होके रह जाता। वाकई मैंने 20 आदमियों से कर्ज लिया था। मैंने एक रात सोने से पहले, बल्कि यूँ कहिए कि सोने की नाकाम कोशिश करने से पहले हिसाब लगाया तो करीब 1,500 रुपये मेरे ज़िम्मे निकले। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा ये 1,500 रुपये कैसे अदा होंगे। 20-25 रोज़ाना की आमदन है, लेकिन वो मेरी शराब के लिए बमुश्किल काफ़ी होते हैं। आप यूँ समझिए कि हर रोज़ की एक बोतल थर्ड क्लास रम की दाम मुलायजा हों 16 रुपये। 16 रुपये तो एक तरफ रहे, उनके हासिल करने में कम से कम 3 रुपये तांगे पर सर्फ हो जाते थे। काम होता नहीं था, बस पेशगी पर गुजारा था। लेकिन जब पेशगी देने वाले तंग आ गए तो उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही कोई न कोई बहाना तराश लिया, या इससे पेशतर कि मैं उनसे मिलूं कहीं गायब हो गए। आखिर कब तक वो मुझे पेशगी देते रहते। लेकिन मैं मायूस न होता और खुदा पर भरोसा रखकर किसी न किसी हीले से 10-15 रुपये उधार लेने में कामयाब हो जाता। मगर ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता था। लोग मेरी इज्जत करते थे, मगर अब वो मेरी शक्ल देखते ही भाग जाते थे। सबको अफसोस था कि इतना अच्छा मैकेनिक तबाह हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत अच्छा मैकेनिक था। मुझे कोई बगड़ी मशीन दे दी जाती तो मैं उसको सरसरी तौर पर देखने के बाद यूं चुटकियों में ठीक कर देता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मेरी ये ज़हानत सिर्फ शराब मिलने की उम्मीद पर कायम थी। इसलिए कि मैं पहले से तय कर लिया करता था कि अगर काम ठीक हो गया तो वो मुझे इतने रुपए अदा कर देंगे जिनसे मेरे 2 रोज़ की शराब चल सके। वो लोग खुश थे। मुझे वो 3 रोज़ की शराब के दाम अदा कर देते, इसलिए कि जो काम मैं कर देता वो किसी और से नहीं हो सकता था। लोग मुझे लूट रहे थे। मेरी ज़हानत और ज़कावत पर मेरी इजाज़त से डाके डाल रहे थे, और लुत्फ़ ये है कि मैं समझता था कि मैं उन्हें लूट रहा हूँ, उनकी जेबों पर हाथ साफ कर रहा हूँ। असल में मुझे अपनी सलाहियतों की कोई कदर न थी। मैं समझता था कि मैकेनिज़्म बिल्कुल ऐसी है जैसे खाना खाना या शराब पीना। मैंने जब भी कोई काम हाथ में लिया मुझे कोफ्त महसूस नहीं हुई। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर थी कि शाम के 6 बजने लगते तो मेरी तबीयत बेचैन हो जाती। काम मुकम्मल हो चुका होता, मगर मैं 1-2 पेंच गायब कर देता ताकि दूसरे रोज़ भी आमदन का सिलसिला कायम रहे। ये शराब हरामजादी कितनी बुरी चीज़ है कि आदमी को बेईमान भी बना देती है। मैं करीब हर रोज़ काम करता था। मेरी मांग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए कि मुझ जैसा कारीगर मुल्क भर में नायाब था। तार बाजा और राग बोझा वाला हिसाब था। मैं मशीन देखते ही समझ जाता था कि इसमें क्या कसूर है। मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ, मशीनरी कितनी ही बिगड़ी हुई क्यों ना हो, उसको ठीक करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगना चाहिए। लेकिन अगर उसमें नए पुर्ज़ों की ज़रूरत हो और आसानी से दस्त पाब ना हो रहे हों तो उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बिला नागा शराब पीता था और सोते वक्त बिला नागा अपने कर्ज के मुतल्लिक सोचता था जो मुझे मुख्तलिफ आदमियों को अदा करना था। ये एक बहुत बड़ा अजाब था।
पीने के बावजूद इज़्तिराब के बाइस मुझे नींद ना आती। दिमाग में सैकड़ों स्कीमें आती थीं। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि कहीं से 10,000 रुपये आ जाएं तो मेरी जान में जान आए। 1,500 रुपया कर्ज का फिलफौर अदा कर दूं। एक टैक्सी लूं और हर कर्ज ख्वाह के पास जाकर माजरत तलब करूं और जेब से रुपए निकालकर उनको दे दूं। जो रुपए बाकी बचें उनसे एक सेकंड हैंड मोटर खरीद लूं और शराब पीना छोड़ दूं। फिर ये ख्याल आता कि नहीं, 10,000 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 50,000 होने चाहिए। मैं सोचने लगता कि अगर इतने रुपए आ जाएं, जो यकीनन आने चाहिए, तो सबसे पहले मैं 1,000 नादार लोगों में तकसीम कर दूंगा, ऐसे लोगों में जो रुपया लेकर कुछ कारोबार कर सकें। बाकी रहे 49,000। इस रकम में से मैंने 10,000 अपनी बीवी को देने का इरादा किया था। मैंने सोचा था कि फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। 11,000 हुए। बाकी रहे 39,000। मेरे लिए बहुत काफ़ी थे। मैंने सोचा ये मेरी ज्यादती है, चुनाचे मैंने बीवी का हिस्सा 2 गुना कर दिया, यानी 20,000। अब बचे 29,000। मैंने सोचा कि 15,000 अपनी बेवा बहन को दे दूंगा। अब मेरे पास 14,000 रहे। इनमें से आप समझिए कि 2,000 कर्ज के निकल गए, बाकी बचे 12,000। 1,000 रुपए की अच्छी शराब आनी चाहिए। लेकिन मैंने फौरन थू कर दिया और ये सोचा कि पहाड़ पर चला जाऊंगा और कम से कम 6 महीने रहूंगा ताकि सेहत दुरुस्त हो जाए, शराब के बजाय दूध पिया करूंगा। बस ऐसे ही ख्यालात में दिन रात गुजर रहे थे। 50,000 कहाँ से आएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। वैसे 2-3 स्कीमें जहन में थीं। शम्मा दिल्ली के मुअम्मे हल करूं और पहला इनाम हासिल कर लूं। डर्बी की लॉटरी का टिकट खरीद लूं। चोरी करूं और बड़ी सफाई से। मैं फैसला न कर सका कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। बहरहाल ये तय था कि मुझे 50,000 रुपये हासिल करना है, यूं मिलें या वो मिलें। स्कीमें सोच सोचकर मेरा दिमाग चकरा गया। रात को नींद नहीं आती थी, जो बहुत बड़ा अजाब था। कर्ज ख्वाह बेचारे तकाजा नहीं करते थे, लेकिन जब भी उनकी शक्ल देखता तो नदामत के मारे पसीना पसीना हो जाता। बाज़ औकात तो मेरा सांस रुकने लगता और मेरा जी चाहता कि खुदकुशी कर लूं और इस अजाब से नजात पाऊं। मुझे मालूम नहीं कैसे और कब मैंने तय कर लिया कि चोरी करूंगा। मुझे ये मालूम नहीं कि मुझे कैसे मालूम हुआ कि मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती है जिसके पास बेअंदाज़ा दौलत है, अकेली रहती है। मैं वहाँ रात के 2 बजे पहुँचा। ये मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि वो दूसरी मंजिल पर रहती है। नीचे पठान का पहरा था। मैंने सोचा कोई और तरकीब सोचनी चाहिए ऊपर जाने के लिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैंने खुद को इस पारसी लेडी के फ्लैट के अंदर पाया। मेरा ख्याल है मैं पाइप के ज़रिए ऊपर चढ़ गया था। टॉर्च मेरे पास थी। उसकी रोशनी में मैंने इधर उधर देखा। एक बहुत बड़ा सेफ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सेफ खोला था न बंद किया था, लेकिन उस वक्त जाने कहाँ से मुझे हिदायत मिली कि मैंने एक मामूली तार से उसे खोल डाला। अंदर जेवर ही जेवर थे, बहुत बेशकीमती। मैंने सब समेटे और मक्के मदीने वाले जर्द रूमाल में बांध लिए। 50-60 हज़ार रुपया का माल होगा। मैंने कहा ठीक है, इतना ही चाहिए था कि अचानक दूसरे कमरे से एक बुढ़िया पारसी औरत नमूदार हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मुझे देखकर पोपली सी मुस्कुराहट उसके होठों पर नमूदार हुई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। मैंने अपनी जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकालकर तान लिया।
उसकी पोपली मुस्कुराहट उसके होठों पर और ज्यादा फैल गई। उसने मुझे बड़े प्यार से पूछा, आप यहां कैसे आए? मैंने सीधा सा जवाब दिया, चोरी करने। ओह। बुढ़िया के चेहरे की झुर्रियां मुस्कुराने लगी। तो बैठो, मेरे घर में नकदी की सूरत में सिर्फ 1.5 रुपया है। तुमने जेवर चुराया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि इन जेवरों को सिर्फ कोई बड़ा जौहरी ही ले सकता है और हर बड़ा जौहरी इन्हें पहचानता है। ये कहकर वो कुर्सी पर बैठ गई। मैं बहुत परेशान था कि इलाही ये सिलसिला क्या है। मैंने चोरी की है और बड़ी भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझसे बातें कर रही है। क्यों? लेकिन फौरन इस क्यों का मतलब समझ में आ गया जब माताजी ने आगे बढ़कर मेरे पिस्तौल की परवाह न करते हुए मेरे होठों का बोसा ले लिया और अपनी बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। उस वक्त खुदा की कसम मेरा जी चाहा कि गठड़ी एक तरफ फेंकूं और वहां से भाग जाऊं, मगर वो तस्मापा औरत निकली और उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मैं मुतलकन हिलजुल न सका। असल में मेरे हर रगो रेशे में एक अजीब व गरीब किस्म का खौफ सरायत कर गया था। मैं उसे डायन समझने लगा था जो मेरा कलेजा निकाल कर खाना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी में किसी औरत का दखल नहीं था। मैं गैर शादीशुदा था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बरसों में किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, मगर पहली रात जबकि मैं चोरी करने के लिए निकला तो मुझे ये फफा कुटनी मिल गई जिसने मुझसे इश्क करना शुरू कर दिया। आपकी जान की कसम मेरे होशो हवास गायब हो गए। वो बहुत ही करीह उल मंजर थी। मैंने इससे हाथ जोड़कर कहा, माताजी मुझे बख्शो, ये पड़े हैं आपके जेवर, मुझे इजाज़त दीजिए। उसने तहकुमाना लहजे में कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है। अगर तुमने ज़रा सी भी जुम्बिश की तो डिस कर दूंगी या टेलीफोन करके पुलिस को इत्तला दे दूंगी कि वो आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लें। लेकिन जाने मन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं अभी तक कुंवारी रही हूँ। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनकर करीब था कि मैं बेहोश हो जाऊं कि टन-टन शुरू हो गई। दूर कोई क्लॉक सुबह के 5 बजने की इत्तला दे रहा था। मैंने बड़ी बी की ठोड़ी पकड़ी और उसके मुरझाए हुए होठों का बोसा लेकर झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों औरतें देखी हैं, लेकिन खुदा वाहिद शाहिद है कि तुम जैसी औरत से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। तुम किसी भी मर्द के लिए नामिते गैर मुतरक्कबा हो। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली चोरी तुम्हारे मकान से शुरू की। ये जेवर पड़े हैं। मैं कल आऊँगा बशर्ते कि तुम वायदा करो कि मकान में कोई और नहीं होगा। बुढ़िया ये सुनकर बहुत खुश हुई। ज़रूर आओ। तुम अगर चाहोगे तो घर में एक मच्छर तक भी नहीं होगा जो तुम्हारे कानों को तकलीफ़ दे। मुझे अफसोस है कि घर में सिर्फ 1 रुपया और 8 आने थे। कल तुम आओगे तो तुम्हारे लिए 20-25 हज़ार बैंक से निकलवा लूँगी। ये लो अपना पिस्तौल। मैंने अपना पिस्तौल लिया और वहाँ से दुम दबाकर भागा। पहला वार खाली गया था। मैंने सोचा कहीं और कोशिश करनी चाहिए। कर्ज अदा करने हैं और जो मैंने प्लान बनाया है उसकी तकमील भी होना चाहिए। चुनाचे मैंने एक जगह और कोशिश की। सर्दियों के दिन थे, सुबह के 6 बजने वाले थे। ये ऐसा वक्त होता है जब सब गहरी नींद सो रहे होते हैं। मुझे एक मकान का पता था कि इसका जो मालिक है बड़ा मालदार है, बहुत कंजूस है, अपना रुपया बैंक में नहीं रखता, घर में रखता है। मैंने सोचा कि इसके यहाँ चलना चाहिए। मैं वहाँ किन मुश्किलों से अंदर दाखिल हुआ मैं बयान नहीं कर सकता,
बहरहाल पहुंच गया। साहिब खाना, जो माशाअल्लाह जवान थे, सो रहे थे। मैंने उनके सिरहाने से चाबियां निकाली और अलमारियां खोलना शुरू कर दी। एक अलमारी में कागजात थे और कुछ फ्रेंच लेदर। मेरी समझ में न आया कि ये शख्स जो कुंवारा है फ्रेंच लेदर कहाँ इस्तेमाल करता है। दूसरी अलमारी में कपड़े थे। तीसरी बिल्कुल खाली थी, मालूम नहीं इसमें ताला क्यों पड़ा हुआ था। और कोई अलमारी नहीं थी। मैंने तमाम मकान की तलाशी ली, लेकिन मुझे एक पैसा भी नजर न आया। मैंने सोचा उस शख्स ने ज़रूर अपनी दौलत कहीं दबा रखी होगी। चुनाचे मैंने इसके सीने पर भरा हुआ पिस्तौल रखकर उसे जगाया। वो ऐसा चौंका और बिदका कि मेरा पिस्तौल फर्श पर जा पड़ा। मैंने एकदम पसोल उठाया और उससे कहा, मैं चोर हूँ, यहाँ चोरी करने आया हूँ, लेकिन तुम्हारी 3 अलमारियों से मुझे एक दमड़ी भी नहीं मिली। हालांकि मैंने सुना था कि तुम बड़े मालदार आदमी हो। वो शख्स, जिसका नाम मुझे अब याद नहीं, मुस्कुराया, अंगड़ाई लेकर उठा और मुझसे कहने लगा, यार तुम चोर हो तो तुमने मुझे पहले इत्तला दी होती। मुझे चोरों से बहुत प्यार है। यहाँ जो भी आता है वो खुद को बड़ा शरीफ आदमी कहता है, हालांकि वो अव्वल दर्जे का काला चोर होता है। मगर तुम चोर हो, तुमने अपने आप को छुपाया नहीं है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये कहकर उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर खोला। मैं समझा शायद मेरी तवाज़ो शरबत वगैरह से करेगा, लेकिन उसने मुझे बुलाया और खुले हुए रेफ्रिजरेटर के पास ले जाकर कहा, दोस्त, मैं अपना सारा रुपया इसमें रखता हूँ। ये संदूकची देखते हो, इसमें करीब करीब 1 लाख रुपया पड़ा है। तुम्हें कितना चाहिए? उसने संदूकची बाहर निकाली जो यख बस्ता थी। उसे खोला। अंदर सब्ज रंग के नोटों की गड्डियाँ पड़ी थीं। एक गड्डी निकालकर उसने मेरे हाथ में थमा दी और कहा, बस इतने काफ़ी होंगे, 10,000 हैं। मेरी समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दूं। मैं तो चोरी करने आया था। मैंने गड्डी उसको वापस दी और कहा, साहिब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी दीजिए, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मैं वहाँ से आप समझिए कि दुम दबाकर भागा घर पहुँचा तो सूरज निकल चुका था। मैंने सोचा कि चोरी का इरादा तर्क कर देना चाहिए। 2 जगह कोशिश की मगर कामयाब न हुआ। दूसरी रात को कोशिश करता तो कामयाबी यकीनी नहीं थी, लेकिन कर्ज बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद था, जो मुझे बहुत तंग कर रहा था। हलक में यूं समझिए कि एक फांस सी अटक गई थी। मैंने बिल आखिर ये इरादा कर लिया कि जब अच्छी तरह सो चुकूंगा तो उठकर खुदकुशी कर लूँगा। सो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा, दरवाज़ा खोला। एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। मैंने उनको आदाब अर्ज़ किया। उन्होंने मुझसे फरमाया, लिफाफा देना था इसलिए आपको तकलीफ़ थी, माफ़ फरमाएगा, आप सो रहे थे। मैंने उससे लिफाफा लिया। वो सलाम करके चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया। लिफाफा काफ़ी वज़नी था। मैंने उसे खोला और देखा कि 100-100 रुपए के बेशुमार नोट हैं। गिने तो 50,000 निकले। एक मुख्तसर सा रुकवा था जिसमें लिखा था कि आपके ये रुपए मुझे बहुत देर पहले अदा करने थे। अफसोस है कि अब अदा करने के काबिल हुआ हूँ। मैंने बहुत गौर किया कि ये साहब कौन हो सकते हैं जिन्होंने मुझसे कर्ज लिया। सोचते सोचते मैंने आखिर सोचा कि हो सकता है किसी ने मुझसे कर्ज लिया हो जो मुझे याद न रहा हो। 20,000 अपनी बीवी को, 15,000 अपनी बेवा बहन को
2,000 कर्ज के, बाकी बचे 13,000। 1,000 मैंने अच्छी शराब के लिए रख लिए। पहाड़ पर जाने और दूध पीने का ख्याल मैंने छोड़ दिया। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उठकर बाहर गया। दरवाज़ा खोला तो मेरा एक कर्ज खा खड़ा था। उसने मुझसे 500 रुपया लेना थे। मैं लपक कर अंदर गया। तकिए के नीचे नोटों का लिफाफा देखा, मगर वहाँ कुछ मौजूद ही नहीं था। कहानी का नाम चोर। कहानीकार सादत हसन मंटो। वाचनकर्ता अमित पांडे।